हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन के बारे में और इसके बाद में इसका यूज वगैरह कहां पे होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने लोकस पढ़ा था और स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट इक्वेशंस हमने पढ़ा था स्टूडेंट। सो ये चैप्टर में हम लोग पहले क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ये 11th स्टैंडर्ड का पहले हम रिवीजन कर लेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं लाइन के। उसके बाद में हम 12th का जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। सो आप लोगों को भी पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ना स्टूडेंट, उसका जो इक्वेशन होता है 2D मतलब 2D प्लेन में, मतलब 2 डायमेंशनल में, वो कैसा होता है XY प्लेन में। और जो लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो स्टूडेंट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था। उसमें ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यहां पे जो लाइन होता है ना, उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल्स का x और y, डिग्री जो होता है वो कंपलसरी 1 होना चाहिए। सो यहां पे अगर आप देखोगे x के लिए जो कोएफिशिएंट है वो a है, y के लिए क्या है, यहां पे b है, और जो कांस्टेंट टर्म वो क्या है, c है। तो ये जो a और b, a, b, c, ये बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। a, b और c ये जो होता है ना स्टूडेंट, वो रियल नंबर होता है। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, लाइन का। a, b और c ये क्या है, रियल नंबर है। और a और b साइमल्टेनियस 0 कभी नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कि ये पूरा पार्ट 0 है, सिर्फ y और c होता है। मतलब कैसे, x और y के कोएफिशिएंट्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 हो गए तो सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा, जो कि वो लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आप लोगों को बोर्ड में 4 to 6 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर। और जैसे कि इसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर का मतलब क्या, इसमें हमेशा 2 लाइंस दिया रहेगा, 2 लाइंस दिया रहेगा, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। सो उसके पहले मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं 11th स्टैंडर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स जो है लाइन के। सो फर्स्ट वन था स्टूडेंट यहां पे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्मूला हमें, ये इक्वेशन हमें कब यूज करना होता था, जब ना एक स्लोप दिया रहता है और एक पॉइंट दिया रहता है। स्लोप दिया है हमें और एक पॉइंट दिया है, तब हम स्टूडेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप को हम कभी भी याद रखना m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्लोप इक्वल्स टू m, स्लोप इक्वल्स टू m। और जो पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो स्टूडेंट यहां पे जब एक स्लोप दिया है और एक जब पॉइंट दिया होगा, तो उसके लिए हमने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इक्वेशन, जो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया लाइन का। ये हमें कब यूज करना है स्टूडेंट, जब एक स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट वन है स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इसमें कैसे एक स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा, एक ही इंटरसेप्ट होगा जो कि y इंटरसेप्ट होता है। सो स्लोप के लिए यहां पे स्लोप को हम m से ही रिप्रेजेंट करेंगे
और अगर वो कैलकुलस में होता है तो स्टूडेंट हम उसको dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप को हमने m से लिखा, और जो ये इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे c होता है। जो y इंटरसेप्ट है वो स्टूडेंट क्या होता है, c होता है। सो इसका जो इक्वेशन होता है वो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। फर्स्ट फॉर्म जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ये हमें कब यूज करना है, जब एक स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कब यूज करना होता है, जब हमें एक स्लोप दिया रहेगा और एक इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो y इंटरसेप्ट हमेशा याद रखना कैसा है उसका, मतलब ये जो रहता है वो कांस्टेंट टर्म रहता है, c रहता है, ठीक है। इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी है। नेक्स्ट वन है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें स्टूडेंट हमें 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा और लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो जब 2 पॉइंट दिया है, जैसे समझ लो यहां पे एक लाइन है और ये 2 पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट है a x1, y1, और जो दूसरा पॉइंट है वो स्टूडेंट b है x2, y2। सो अब हमें इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है, ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस अपॉन y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये फॉर्मूला हो गया। अगर कोई स्टूडेंट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है ना, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो क्या होता है, 0 0 होता है। ये हम कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकते हो या फिर अपना यहाँ पे मतलब जो स्लोप इंटरसेप्ट है उसमें। तो अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, फोर्थ वन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां पे कैसे हो जाएगा ना स्टूडेंट, जब कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो जो उसका इंटरसेप्ट वाला मतलब पॉइंट होगा, जैसे समझ लो ये एक कोऑर्डिनेट एक्सेस x एंड y हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस यहां पे क्या है, x है और क्या है, y है। हमें ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है। सो स्टूडेंट अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, समझ लो ये मैंने ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया, ये लाइन, ये काफी यूज होगा हाँ मैं ये चैप्टर में। तो अगर ये जो मैंने ब्लू में मतलब लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन का हमें इक्वेशन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। ये लाइन समझ लो L है, लाइन जो है वो क्या है, L है। तो स्लोप हम क्या कंसीडर करेंगे, m कंसीडर करेंगे लाइन का। और ये जो यहाँ पे पॉइंट होगा ना, पॉइंट होगा वो 0 और 0 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो जब हमें एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, तो हम यहाँ पे कौन सा मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो स्लोप है पॉइंट, तो क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो अगर इसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं, हमने पहले भी पता है हमें डायरेक्ट क्या होता है उसके लिए, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये कैसा हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो स्टूडेंट यहां पे जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0 और 0 है। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट दिया है वो x1 है और y1 रहता है। x1 होता है और कौन होता है, y1 होता है। तो यहां पे स्टूडेंट x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। तो अगर हमें ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x1 जो है वो 0 है
और y1 भी क्या है 0 है, तो हमें ये इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है इसको। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो कैसे मिल जाएगा, ये y माइनस 0 इक्वल्स टू, स्लोप तो m ही है और यहाँ पे x माइनस 0। ओके, x1 और y1 स्टूडेंट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे। इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो ये कैसा मिल जाएगा, अगर हमें y में 0 माइनस करेंगे तो सिर्फ y मिलेगा और राइट हैंड साइड में m इंटू एक्स क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें काफी यूज होगा ये चैप्टर के लिए, y इक्वल्स टू mx है। सो अभी तक हमने यहाँ पे ये देखा कि जो लाइन है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a b और c ये जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। नोट में जो हमने फॉर्म देखा यहाँ पे, ये 11th स्टैंडर्ड के सब फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़ा है पहले से। फर्स्ट वन है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप मतलब m है, पॉइंट मतलब क्या है x1 और y1 है, तो उसके लिए ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज करेंगे, जब हमें 2 पॉइंट गिवन होगा और हमें ये इक्वेशन से उसका मतलब ये फॉर्मूले से हम उसका इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना जो गिवन पॉइंट होता है ना उसको x1 y1 या फिर x2 y2 कंसीडर करोगे। जो कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं होता है वो x और y होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो स्टूडेंट अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब जो उसका इंटरसेप्ट होगा वो 0 0 हो जाएगा। सो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 आ जाएगा x1 और y1 के लिए। सो हम इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो x1 जो है वो 0 है और y1 भी क्या है 0 है। सो सब्सटीट्यूट करेंगे y1 के प्लेस पे 0 और x1 के प्लेस पे 0। सो इसको सिंप्लीफाई किए तो हमें क्या इक्वेशन मिला, y इक्वल्स टू mx। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसमें x इंटरसेप्ट भी आता है और y इंटरसेप्ट भी आता है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। यहां पे जो x इंटरसेप्ट है स्टूडेंट वो a है और जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, b है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट जो है वो a है और y इंटरसेप्ट यहां पे b है। सो उसके बाद में हम लोग यहां पे कैसे 5 हमने टाइप्स पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट ये है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। यहां पे स्टूडेंट ये जो अल्फा होता है ना, वेर यहां पे लिख देता हूं मैं, जो अल्फा है वो इंक्लिनेशन होता है। वो क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। और ये जो p होता है ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है। कहां से, ओरिजिन से। वेर p इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नॉर्मल और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। सो ये हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ा स्ट्रेट लाइन के। उसके बाद में स्टूडेंट अब हम लोग 12th के मतलब जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आप लोगों को ये सब पहले से ही पता है तो इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला यहां पे कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर का मतलब यहां पे 2 लाइंस हमेशा दिया रहेगा, 2 लाइंस दिया रहेगा और उसका हम लोग जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसमें ये पढ़ेंगे कि कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है।
स्टूडेंट यहाँ पे जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो ना कभी भी याद रखना 2 लाइन से बनता है। जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो कितने लाइन से बनता है? 2 लाइन से बनता है। उसमें कैसा होता है कि जैसे समझ लो मतलब एक लाइन दिया है और फिर नेक्स्ट जो है दूसरी लाइन दिया है, मतलब 2 लाइन दिया रहता है और हम क्या करेंगे ना उसमें दोनों को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितने लाइन से फॉर्म होता है? 2 लाइन से बनता है। 2 लाइन से ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो कंबाइंड इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जहां पे 2 लाइंस को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे डिटेल में कि कैसा मतलब कंबाइंड इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट थ्योरम है यहां पे फर्स्ट, द इक्वेशन u into v equals to 0. The equation u into v equals to 0 represents the combined equation of a line of lines u equals to 0 and v equals to 0, ठीक है। सो स्टूडेंट ये थ्योरम वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहां पे क्या बोला है? द इक्वेशन u इंटू v इक्वल्स टू 0 represents the combined equation of lines u equals to 0 और v equals to 0। इसका मतलब ये है ना स्टूडेंट यहाँ पे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो 2 लाइन का होता है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे u equals to 0 है और जो सेकेंड लाइन है वो क्या है? v equals to 0 है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होता है। तो इसमें तीनों भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग कंसिडर करेंगे। a भी होगा, मतलब x का टर्म भी होगा, y का टर्म भी होगा और कांस्टेंट टर्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका कंबाइंड इक्वेशन है तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो लाइन दिया रहेगा ना उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पहले u को और v को लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो और फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो जब u को v के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? uv आ जाएगा और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। तो हम पहले यहां पे 2 लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट 2 लाइन हो गया। तो फर्स्ट लाइन हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं u इक्वल्स टू 0 है और जो दूसरी लाइन है वो क्या है? v इक्वल्स टू 0। एक u इक्वल्स टू 0 है और दूसरा क्या है? v इक्वल्स टू 0 है। अब हम क्या करेंगे? यहां पे जो फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये लाइन है इसलिए इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट हमने ना पहले यहां पे 2 इक्वेशंस कंसीडर कर लिए। फर्स्ट वाला u है और सेकंड वाला v है और फर्स्ट u के लिए ये इक्वेशन है और v के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है। तो लेट u इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो पहले हमने u और v डिफाइन कर दिया विद 2 लाइन्स, ठीक है। जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो उसमें क्या होता है? u इंटू वी होता है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। सो अगर हम लोग किसी भी एक लाइन पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, समझ लो हमने यहाँ पे
u पे एक पॉइंट p कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि जो लोकस था, लोकस मतलब क्या था कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस एक ही इक्वेशंस को, मतलब एक ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जैसे रेडियस जो होता है, रेडियस सर्कल में सरकमफेरेंस से सेंटर का डिस्टेंस सब जगह से क्या होता है, इक्वल होता है। तो वहां पे कैसे सेट ऑफ पॉइंट्स मिलके कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते थे, लोकस बोलते थे। अब यहां पे कैसे, अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट P है वो u इक्वल्स टू 0 पे है, इसका मतलब हमको ये इक्वेशन में अगर x के प्लेस पे x1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे क्या पुट करोगे, y1 को पुट करोगे, मतलब इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर यहां पे ये कैसा मिल जाएगा, लेट पॉइंट P x1, y1 lies on the line u इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हम लोग x के प्लेस पे स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, x1, और y के प्लेस पे y1, क्योंकि इसी लाइन पे ये पॉइंट है। तो देयरफॉर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 x1 b1 y1 c1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। तो जो फर्स्ट वाला, मतलब यहां पे ये लाइन था, इसका कंबाइंड इक्वेशन के लिए ये कैसा हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन u इंटू वी था। तो u के लिए अभी हमने यहां पे देखा, ये जो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये क्या हो गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, सॉरी a1 x1 b1 y1 c1 इंटू v के लिए स्टूडेंट यहां पे v के लिए a2x है, b2y है, c2 है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ये पूरा टर्म है वो इक्वल टू 0 है, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पे इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये पूरे पार्ट को हम लोग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हो, बट हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट को कंसीडर किया, इसलिए हमने ऐसा लिखा यहाँ पे। और a2x प्लस b2y प्लस c2, और 0 के साथ में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये कंडीशन प्रूफ हो गया, u इंटू वी इक्वल्स टू 0। सो कंबाइंड इक्वेशन स्टूडेंट क्या होता है, जब दो लाइंस को हम लोग अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, मतलब दो इक्वेशन को ना कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाते हैं, और जो वो एक इक्वेशन होता है उसमें दो लाइन मतलब रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन u है और सेकेंड लाइन क्या है, v है, और जो उसका कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, u इंटू वी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने फर्स्ट लाइन को a1x b1y c1 कंसिडर किया, और जो दूसरी लाइन थी उसको हमने स्टूडेंट यहाँ पे a2x b2y c2 कंसिडर किया। ओके, सो उसके बाद में कोई भी एक लाइन पे हमने एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पे पॉइंट क्या है, p x1, y1 है, तो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसका जो फिर इक्वेशन होगा a1x a1 x1 b1 y1 c1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट कंसीडर किया, क्योंकि अगर ये रिप्रेजेंट करेगा तो राइट हैंड साइड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने यहां से ये फर्स्ट u के लिए लिखा और फिर बाद में v के लिए लिखा। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट किया था, इसीलिए ये इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो हमने यूज किया है। तो इसका ये राइट हैंड साइड का पार्ट 0 हो गया, और सेकंड इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया है हमने। सो 0 के साथ किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू पूरा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो फिर u इंटू वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। सो ये थ्योरम में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जब दो इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई या फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होता है और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे रिमार्क में ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट।
यहां पे जो कंबाइंड इक्वेशन होता है, एक मिनट, हाँ, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ pair of lines, combined equation of a pair of lines is also called as the joint equation. जो कंबाइंड इक्वेशन होता है स्टूडेंट, उसको हम जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं. तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट is also called, यहाँ पे सॉरी, is also called as the joint equation of a, sorry, of a pair of lines. तो रिमार्क में फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट यहां पे क्या है, जो कंबाइंड इक्वेशन होता है उसी को क्या बोला जाता है, जॉइंट इक्वेशन बोला जाता है. तो क्वेश्चन में कभी कंबाइंड इक्वेशन पूछ सकता है या फिर कभी जॉइंट इक्वेशन, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0. इक्वेशन u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड सेपरेट इक्वेशन. मतलब देखो, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं. बट ये दोनों जॉइंट इक्वेशन किसका है, u इक्वल्स टू 0 का है और v इक्वल्स टू 0 का है. तो ये दोनों सेपरेट इक्वेशंस होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, जॉइंट इक्वेशन होते हैं. ओके, सो इक्वेशन u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड सेपरेट इक्वेशन, of lines represented by u into v equals to 0. सो स्टूडेंट यहां पे कंबाइंड इक्वेशन क्या था, जो इक्वेशन फॉर्म होता है दो लाइन से मिलके. ओके, तो उसमें हमने ये पहले थ्योरम देखा, फर्स्ट थ्योरम. इसमें क्या होता है कि u इंटू वी इक्वल्स टू 0 होता है. और हमने यहाँ पे देखा कि रिमार्क में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये हमने डिफाइन किया कि कंबाइंड इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, जॉइंट इक्वेशन बोला जाता है. ओके, कंबाइंड इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, जॉइंट इक्वेशन बोला जाता है. और जब कंबाइंड इक्वेशन u इंटू वी इक्वल्स टू 0 है तो इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0, फिर सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 0. ये क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन होता है. ये क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन होता है. ओके, सो ये तो था कि मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस था. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशन. क्या होता है स्टूडेंट, होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पे ऑफ डिग्री 2, मतलब डिग्री भी हम पढ़ेंगे पहले क्या होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. अच्छा, यहां पे होमोजीनियस इक्वेशन से पहले हम लोग ये वर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं. डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब यहां पे ये होता है तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं डिग्री क्या होता है. डिग्री जो है ना स्टूडेंट,
इसमें ऐसा होता है जो सम ऑफ इंडाइसेस होता है, सम ऑफ इंडाइसेस हर एक टर्म का अगर वो इक्वल आता है, मतलब जैसे कि यहां पे पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं, the sum of indices of all variables the sum of indices of all variables in a term is called degree of the term. डिग्री कौन क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं ना उसका जो पावर होता है वेरिएबल का, मतलब अगर वो हम ऐड करेंगे, मतलब इंडाइसेस को अगर प्लस करते हो तो जो मतलब वहां पे पावर होता है उनको प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वही क्या होता है, डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर यहां पे इक्वेशन है x raised to 3 minus 3x square y x cube plus 2x square y plus 3y square plus 7 equals to 0। सो यहाँ पे स्टूडेंट ना जो 4 टर्म्स है, तो इसमें देखो फर्स्ट 3 टर्म्स में ना वेरिएबल है, इसमें x क्यूब है, इसमें x स्क्वायर y है और यहाँ पे 3y क्यूब है, 3y क्या है, क्यूब है। तो देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस मींस सबका पावर प्लस करना है। सो इसमें फर्स्ट टर्म देखोगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें x का जो पावर है वो 3 है, तो इसका इंडाइसेस कितना है, 3 है। ओके, सम ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे ये कितना है, 3 है। बट नेक्स्ट टर्म में देखोगे इसका जो डिग्री है वो कितना है स्टूडेंट, 3 है। इसका जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, इसमें जो x का पावर है वो क्या है, 2 है, और जो y का पावर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो 2 मतलब ये x का जो पावर है 2 और 1 को प्लस कर दो, ये दोनों को प्लस कर दो, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, क्योंकि सम बोलते हैं, हाँ सम है तो मतलब दोनों को प्लस कर देना है, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे y का पावर जो है वो 3 है, तो इसमें भी डिग्री कितना हो जाएगा, 3। सो ऐसे हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं उनका जो इंडाइसेस होता है उसको प्लस करने के बाद जो नंबर आता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग डिग्री बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस इक्वेशन, ये स्टूडेंट ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इसमें क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर के जो पार्ट चाहिए तो वो हम लोग पहले सीख रहे हैं। तो पहले हमने ये देखा कि डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब क्या है कि जो इंडाइसेस है उसको प्लस कर दो, और फिर इसके बाद हम ये देख रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन जब पढ़ लेंगे और डिग्री भी हमें पता चल जाएगा तो हम लोग फिर इसके बाद में इसका थ्योरम सॉल्व करेंगे। ओके, सो होमोजीनियस ऐसा इक्वेशन होता है जहां पे सबका डिग्री इक्वल होता है। क्या होता है, सबका जो पावर होता है ना वो इक्वल होता है। तो यहां पे इसके लिए स्टेटमेंट लिखोगे, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम, an equation in which degree of every term is same is called a homogeneous equation. Is called a homogeneous equation.
तो ऐसा इक्वेशन जहां पे सबका डिग्री जो है वो सेम होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां पे ये तो होमोजीनियस इक्वेशन था, बट ये चैप्टर में स्टूडेंट होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो हमेशा उसका डिग्री 2 होगा। कितना होगा, डिग्री 2 हो जाएगा। तो यहां पे मैं नोट में लिख देता हूं, यहां पे सेकंड पॉइंट पे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई हैज फॉर्म, इसको हम लोग डिराइव करके भी देखेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, इसका जो फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म है। सो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, डिग्री मतलब क्या, सम ऑफ इंडाइसेस को मतलब जो होता है वो ये क्या होता है, डिग्री होता है। और उसके बाद में ये हमने एक एग्जांपल देखा उसमें। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जहां पे सब टर्म्स का ना डिग्री जो है वो सेम आता है। अब यहां पे देखोगे फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो वेरिएबल है उसको ही देखना है हमें। जो x है उसका पावर कितना है, 2 है, तो x का पावर यहाँ पे 2 है। अच्छा, ये h जो है वो 2h है, जो है वो कांस्टेंट टर्म है। हाँ, मतलब ये कोएफिशिएंट है किसका, xy का। ये x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 और 1 मतलब ये भी 2 हो जाएगा। और लास्ट में y का पावर कितना है, 2 है। तो इसका जो डिग्री है, ये पूरे इक्वेशन का जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। जब सबका डिग्री सेम होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे सबका डिग्री मैंने सेम ही कंसीडर किया था, और ये भी क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। बट हमें जो चैप्टर में पढ़ना है उसमें सब जगह यही फॉर्मूला यूज होगा, यही इक्वेशन यूज होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हम लोग देखते हैं अभी कि कैसे ये इक्वेशन डिराइव हुआ है, दो इक्वेशन से कैसे ये डिराइव हुआ है। फर्स्ट थ्योरम हमने देखा था कि कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या होता है। फर्स्ट थ्योरम कंबाइंड इक्वेशन के लिए हो गया। कंबाइंड इक्वेशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद में होमोजीनियस इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अब हम लोग थ्योरम देखते हैं। किसके लिए ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। सो इसके लिए स्टेटमेंट है, द कंबाइंड इक्वेशन, द कंबाइंड इक्वेशन of pair of lines passing through the origin, passing through the origin is the combined equation of a pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, इसमें क्या दिया है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई।
तो ऐसे दो लाइन हमें कंसीडर करना है जो कि कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब हम यहां पे डायरेक्ट कंसीडर करते हैं, दो लाइन है, एक दो लाइन है यहां पे, और ये जो है जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। क्या होगा वो, ओरिजिन, क्योंकि जो लाइन है वो दोनों भी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, लाइन जो है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट हमने स्टार्ट में देखा था कि जो लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन में मतलब कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, ax, हम लोग कंसीडर करते हैं फर्स्ट लाइन के लिए a1x प्लस b1y। अच्छा, इसमें c नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो लाइन है ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो c का वैल्यू जो होता है वो 0 आता है। तो ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया, लाइन L1 के लिए, और लाइन L2 के लिए सेकेंड लाइन के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 रहेगा। ओके, अब यहां पे कंबाइंड इक्वेशन बोला है, तो स्टूडेंट यहां पे कंबाइंड इक्वेशन बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, थ्योरम 1 में हमने देखा था। ओके, सो पहले हम लोग यहाँ पे जो जो ये डायग्राम में कंसिडर किए वो यहां पे लिखते हैं। let a1x plus b1y equals to 0 and a2x plus b2y equals to 0 is a pair of line, sorry, are pair of lines passing through the origin, passing through the origin। और ये इक्वेशन पे ही स्टूडेंट बहुत सारे सम है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में दो थ्योरम मतलब इसके बाद वाले जो दो थ्योरम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे कैसे फर्स्ट लाइन को डिफाइन किया, सेकेंड लाइन को डिफाइन किया, ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, अब इसका कंबाइंड इक्वेशन बोला गया था। कंबाइंड इक्वेशन लिखो स्टूडेंट या फिर जॉइंट इक्वेशन, दोनों एक ही है, तो हम यहां पे लिखते हैं कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे और दोनों राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट यहां पे वो क्या है, a1x प्लस b1y। ओके, फिर इनटू a2x प्लस b2y, और राइट हैंड साइड में 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सॉरी 0। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो a1x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1x जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, a1x इंटू a2x, तो नंबर और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहां पे a1 a2 x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में a1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a1 प्लस a1 b2 xy। ओके, नेक्स्ट में अब क्या करेंगे हम लोग, b1 को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब b1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, b1 a2 xy। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, b1 और b2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पे देखेंगे कि जो हमें मतलब पहले x स्क्वायर का टर्म हम लोग लिखते हैं, पहले x स्क्वायर का टर्म a1 a2 x स्क्वायर का टर्म, जो ये सेकेंड और थर्ड टर्म है ना स्टूडेंट, यहां पे सेकेंड और थर्ड टर्म में अगर आप लोग देखोगे xy है, यहां पे भी xy है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो दोनों लाइक टर्म्स से तो उसमें से हम xy बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट मतलब ये सेकेंड टर्म में ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा, a1 b2,
ठीक है, और यहां पे प्लस है तो यहां पे भी प्लस। नेक्स्ट में a2b1 आ जाएगा, a2b1 अरेंज कर दिया हमने इसको थोड़ा। अब दोनों में कॉमन क्या था स्टूडेंट, यहां पे xy था, तो ये क्या हो जाएगा xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका अरेंजमेंट स्टूडेंट ऐसे ही रहेगा, पहले x स्क्वायर आएगा, फिर xy आएगा, और फिर बाद में क्या आएगा y स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हम ना मतलब ये ऐसा ही क्यों है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि ये कैसे है, सब जगह इक्वेशन यूज करने के लिए, मतलब ये बार बार ये इतने टर्म्स लिखने के लिए वो थोड़ा लेंदी होता है, तो हम लोग इसको ना एक छोटा सा यहाँ पे टर्म कंसिडर करते हैं। ये सिर्फ कंसीडर करना है, कंसीडर a1 a2 को हमने a कंसीडर किया, ये यूनिवर्सल है। a1 a2 को हमने क्या कंसीडर किया, a कंसीडर किया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है a1 b2 प्लस a2 b1, इसको हमने 2h कंसीडर किया, और लास्ट में ये b1 b2 जो है b1 इंटू b2 उसको हमने सिर्फ b कंसीडर कर दिया। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन a1 a2 x स्क्वायर, और ये बाद में ये पूरा टर्म, और पहले x स्क्वायर का टर्म होगा, फिर xy का, फिर y स्क्वायर का। तो देखो a1 a2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, a लिखोगे, तो यहां पे अगर हम लोग ये पूरे टर्म की प्लेस पे a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, फिर प्लस ये जो पार्ट है वो क्या लिखा है हमने, 2h लिखा है, तो ये क्या होगा 2h xy, और ये क्या आएगा by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके पहले मैंने आप लोगों को नोट में लिखाया था कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्म होता है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पे जो इक्वेशन है उसका जो मतलब ऑर्डर है वो देखोगे, सबका जो डिग्री है, सॉरी जो सबका डिग्री है वो क्या है, 2 है। फर्स्ट पार्ट में x का पावर 2 है, xy का पावर 1 प्लस 1 जो कि वापस वो क्या है 2 है, और y स्क्वायर के लिए भी क्या है 2 है। ओके, सो होमोजीनियस इक्वेशन ये कैसे मिलता है हमें, दो लाइन कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, और ओरिजिन से अगर पास होगा तो इसका कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या आता है, 0 आता है। तो फर्स्ट मतलब यहाँ पे सॉरी फर्स्ट लाइन में कांस्टेंट टर्म 0 है, और सेकेंड लाइन में भी कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। उसके बाद जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने पहले लाइन को डिफाइन किया कि वो कहां से पास हो रहे हैं, उसके बाद में कंबाइंड इक्वेशन बोला गया था, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पे कंसीडर करने के बाद ये हमें फॉर्म मिलता है। ओके, ये जो थ्योरम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरम नंबर 3, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 5 to 6 टाइम्स ये बोर्ड में आ चुका है, और ये 4 मार्क्स के लिए आता है। थ्योरम 3, अ होमोजेनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 represents a pair of lines if h square minus of ab is greater than equal to 0। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट, यहां पे क्या दिया है, होमोजीनियस इक्वेशन है यहां पे ऑफ डिग्री 2 है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है।
और कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो पहले हम लोग ये जो सेकेंड इक्वेशन मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन यहां पे दिया है वो पहले हम लोग यहां पे देखते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई क्या है यहां पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट हमें यहां पे ये बोला है पेयर ऑफ, ये थोड़ा स्टेटमेंट में करेक्शन है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन if h square minus ab is greater than equal to 0। तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि जो लाइन है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। इसमें सिर्फ वेरिएबल्स होंगे। होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल्स, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इफ क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, तो इसमें दो केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस जो है केस 1, इफ बी इक्वल्स टू 0, इफ बी इक्वल्स टू 0 अगर हमने कंसीडर किया तो फर्स्ट इक्वेशन इसको हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर हमने कंसीडर किया b का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है, तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये ax स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2hxy भी वैसे ही रहेगा, बट b के प्लेस पे हम स्टूडेंट क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट पार्ट ax स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 2hxy भी वैसे ही रहेगा, थर्ड पार्ट 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन आना चाहिए, सेपरेट इक्वेशन निकालना है। तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए देखना होता है कि दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन है क्या, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या। फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन यहां पे क्या है, x है, तो अगर हम x बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस 2hy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है और वो दोनों के दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था u समझ लो, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो u है और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, v है। तो इसका सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और फिर बाद में सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में भी देखा है स्टूडेंट कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो दोनों को अलग अलग लिख के 0 के इक्वल लिख सकते हो। तो देयरफॉर यहां पे सेपरेट इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट जो है x इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से अगर इसमें देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स है, यहां पे x है, यहां पे भी x और y का टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं स्टूडेंट। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन जो है वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि सिर्फ जब वेरिएबल्स होता है तो वो लाइन कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो देयरफॉर दीज लाइंस आर पासिंग, these lines are passing through the origin। सो फर्स्ट पार्ट में हमने ये कंसीडर किया कि जो b है उसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है,
नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग ये कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, जो अगर b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सेकेंड केस में इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर हमने b को नॉट इक्वल टू 0 कंसीडर किया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा यहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, जो अगर हम b का वैल्यू 0 नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जैसा इक्वेशन है वैसे का वैसे ही यहां पे भी रहेगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके फर्स्ट पार्ट में तो हमने कैसे, यहां पे एक टर्म 0 था, b का वैल्यू 0 था, तो उसके बाद में हमने कॉमन वगैरह लेके सेपरेट इक्वेशंस निकाल लिए। बट यहां पे हम सेपरेट इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, इसमें ये मेथड है कि कोई एक वेरिएबल है ना, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। कहां पे शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, by स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं, 2hxy को भी वैसे ही रखते हैं। ये प्लस में ax स्क्वायर है, प्लस में ax स्क्वायर है, उसको अगर राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो वो क्या होगा, माइनस में ax स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस में ax स्क्वायर बन जाएगा। अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ना स्टूडेंट, उसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर में। सो कंप्लीट स्क्वायर के लिए जैसे समझ लो यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये तीनों टर्म्स हमें मिलेगा तभी हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो पूरा स्क्वायर में होना चाहिए, 2ab होना चाहिए, और लास्ट में जो थर्ड टर्म है वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, 2h का वाला जो टर्म है, मतलब 2 वाला जो टर्म है वो स्क्वायर में नहीं रहता है, 2 वाला जो टर्म है वो स्क्वायर में नहीं रहता है। तो यहां पे ये इसको हमें कुछ करना नहीं होगा। बट देखो कि अगर फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट यहां पे y तो स्क्वायर में है, बट b है क्या स्क्वायर में, b स्क्वायर में नहीं है। और कैसा होता है कि जब अगर यहां पे a और b दोनों स्क्वायर में होंगे तभी इसको हम लोग दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ab द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें b को भी किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। तो यहां पे b हमें अरेंज करना होगा। अगर b लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करोगे तो राइट हैंड साइड में भी अरेंज करना पड़ेगा। तो हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग दोनों साइड में b से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय b ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय b ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, b के साथ y रहना चाहिए, तो ये क्या होगा, b स्क्वायर y स्क्वायर। एक b पहले से ही था और एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो b इंटू बी क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा। सो b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hx को हमने साथ में रखा और यहां पे b मल्टीप्लाई किया तो by बन जाएगा। सबको b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब टर्म्स में b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस a तो है पहले से ही, b से मल्टीप्लाई किया तो b भी आ जाएगा और यहां पे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में अभी तक यहां पे ना सिर्फ 2 टर्म्स है, एक b स्क्वायर y स्क्वायर और एक 2 वाला टर्म है। तो इसमें अगर देखोगे तो स्क्वायर करने के लिए ना, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 3 टर्म्स होना चाहिए, पहला वाला स्क्वायर में, लास्ट वाला स्क्वायर में, मिडल वाला 2 के टर्म्स में। तो यहां पे देखोगे ध्यान से तो बी वाई जो है वो स्क्वायर में है, तो यहां पे 2ab का टर्म मतलब hx का भी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे 2 के साथ में a है तो a का स्क्वायर है, 2 के साथ में b है तो b का भी स्क्वायर आना चाहिए। तो यहां पे 2 के साथ में ना by है तो by का स्क्वायर तो है, बट हमें hx का स्क्वायर नहीं है, हम दोनों साइड hx ऐड करेंगे, एडिंग h स्क्वायर x स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। ये जो भी अरेंजमेंट्स है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो h स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड कर दोगे दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hx by, ये हमने वैसे ही लिखा, और राइट हैंड साइड में भी माइनस ऑफ ab x स्क्वायर ऐसे ही लिखा।
ऐड कर रहे हैं, यहां पे क्या प्लस कर रहे हो, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पे भी प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा ये देखो ध्यान से स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग, ये पूरा फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर है, फिर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी है प्लस b का स्क्वायर है, तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट के लिए बी वाई है, तो ये बी वाई आ जाएगा, और सेकेंड पार्ट के लिए एच एक्स है, तो ये क्या होगा, एच एक्स दी होल स्क्वायर। अच्छा राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर दोनों में है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है वो पूरा स्क्वायर में है, कंप्लीट स्क्वायर में है, तो इसको भी अगर हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, बी वाई, अरेंज कर लेते थोड़ा सा, यहां पे एच एक्स प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये x तो स्क्वायर में है, x स्क्वायर में है, बट ये पार्ट स्क्वायर में नहीं है, तो अगर किसी भी नंबर या फिर किसी भी टर्म को अगर स्क्वायर में लिखना है तो उसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग। तो यहां पे x तो स्क्वायर में था, कंप्लीट स्क्वायर में, इनटू इसको हम लोग अंडर रूट में लिख दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी दी होल स्क्वायर। ओके, तो ये कैसा हो गया, एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ना उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना स्टूडेंट, यहां पे ये पूरे पार्ट का स्क्वायर है, माइनस फिर सेकेंड पार्ट का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए के लिए ये पार्ट है एच एक्स प्लस बी वाई, ये ए का पार्ट हो गया, प्लस बी का पार्ट क्या है, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल, सॉरी ये ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी है, ए के लिए यही पार्ट है ना, ए के लिए एच एक्स प्लस बी वाई माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो कैसे दो टर्म्स हमें मिल गए और वो दोनों इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 0 के इक्वल है, तो हम इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, फिर सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में अगर देखोगे ध्यान से, फर्स्ट और थर्ड टर्म में दोनों में x है, दोनों में क्या है, x है, तो दोनों में से हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं, तो h प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस बी वाई वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 लिया, फिर सेकेंड इक्वेशन को इक्वल टू 0 लेना है, बट यहां पे कैसा हो जाएगा कि फर्स्ट और थर्ड टर्म में x कॉमन है, वैसे इसमें भी, सॉरी वैसे इसमें भी यहां पे, एंड h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, और प्लस क्या होगा, बी वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग अब इसमें देखोगे जो स्टेटमेंट बोला गया था ना स्टूडेंट, यहां पे ऐसा बोला गया था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे जो लास्ट में हमें स्टेटमेंट मिला है ये अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी है, अंडर रूट में क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो जब अंडर रूट में है तो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इरैशनल नंबर बन जाता है ये। सो अंडर रूट में ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा इसमें देखो x है और ये y है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी फर्स्ट x है और y है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों में भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स है, और जब वेरिएबल्स है मतलब लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से, तो देयरफॉर these lines are passing
थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, स्टेटमेंट क्या गिवन है, अ होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस। कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कब, जब h स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 के। तो हमने पहले होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर किया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट केस में स्टूडेंट हमने ये कंसिडर किया b का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है, तो b अगर 0 के इक्वल होगा तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म मिलेगा हमें। तो अब फर्स्ट सेकेंड टर्म मिल गया, दोनों में x कॉमन है तो x हमने बाहर निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में ax बचेगा और दूसरे टर्म में 2hy बचेगा इक्वल्स टू 0। फिर फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 0 और सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 0, और दोनों में वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये जो लाइन है वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हमने ये कंसीडर किया कि जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट इक्वेशन से वो इक्वेशन वैसे ही रहेगा। अब हमने इसमें क्या किया कि कोई एक टर्म हम लोग उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए। आप लोग by स्क्वायर को भी कर सकते हो, तो हमने by स्क्वायर को एक साइड रखा, 2hxy रखा, प्लस में वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले सबको किससे मल्टीप्लाई किया, b से। फिर जो पार्ट हमें चाहिए था, दोनों साइड में x स्क्वायर चाहिए था, मतलब ये साइड में, सॉरी, तो हमने दोनों साइड में अरेंज किया उसको। तो hx को दोनों साइड ऐड करके दोनों को कंप्लीट स्क्वायर में बना दिया यहां पे। अब ये कैसे, राइट साइड में जो स्क्वायर है उसको माइनस करके लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब माइनस आ गया ये साइड में, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b, और ये a माइनस b हो गया स्टूडेंट। फर्स्ट थर्ड में देखोगे दोनों तो x कॉमन है और by वैसे ही। तो जब मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म्स होते हैं तो दोनों को हम लोग अलग अलग लिख के 0 लिख सकते हैं, और दोनों में भी वेरिएबल से, इसका मतलब लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, तो थैंक यू। बाकी का जो मतलब आगे का पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।